आज का केस एक ऐसा केस है जिसके लिए आरोपी लोग धुनी रमाए रहते हैं। वो सोचते हैं कोई कुछ भी ले ले लेकिन हमारा केस क्वैश करवा दे, और कई बार इसी चाहत में आरोपी लोग कुछ गलत लोगों के झांसे में भी आ जाते हैं जो उनका पैसा लूट लेते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस की क्वैशिंग के लिए कुछ नए ग्राउंड्स बताए हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को क्वैश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके कानूनी आधार बताए हुए हैं, लेकिन आज के केस में उन्हीं कानूनी आधारों में कुछ कानूनी आधारों की वृद्धि कर दी है। और ये जो नए कानून बताए गए हैं, नए आधार बताए गए हैं, ये आप देखेंगे कि लगभग हमारी 50% चार्जशीट्स में तो ये मौजूद होते ही हैं। तो आप यहां अपने केस में या अपने क्लाइंट्स के केस में इस बात की एक जांच कर सकते हैं कि क्या उसमें भी ये नए बताए गए ग्राउंड्स मौजूद हैं और क्या वो चार्जशीट भी अब क्वेश्चन के लिए जा सकती हैं। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में बहुत गहन विवेचना की है। उसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने परखा है और उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं। पहला, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। दूसरा, चार्जशीट क्या होती है। तीसरा, वो एक सवाल उठाते हैं कि कॉग्निजेंस लेना क्या होता है। मजिस्ट्रेट हमेशा कॉग्निजेंस लेते हैं, तो वो कॉग्निजेंस लेते हुए वो क्या करते हैं। चौथी बात है कि चार्जशीट को कब मुकम्मल या कंप्लीट चार्जशीट कहा जा सकता है और कब तक, किस स्टेज तक या क्या होने तक वह इनकम्प्लीट रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वह यह है कि इनकम्प्लीट चार्जशीट के आधार पर कब किसी केस को क्वैश किया जा सकता है, यह भी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो दी थी डब्ल्यू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2024 को डिसाइड किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट के विभिन्न अवयवों के बारे में चर्चा की थी और ये बताया था कि चार्जशीट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज का केस भी डब्ल्यू कुजूर के केस के जैसा है और आज के केस का नाम है शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह SLP क्रिमिनल नंबर 1074 ऑफ 2017 में पैदा की गई एक क्रिमिनल अपील थी। इस क्रिमिनल अपील को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने अभी 1 मई 2024 को डिसाइड किया है। आज के केस में भी पुलिस ने एक भूमि खरीद मामले में आरोपी के खिलाफ सेक्शन 420, 406, 506 IPC के तहत एक FIR दर्ज की थी। पुलिस का कहना था कि आरोपी ने भूमि बेचने का करार किया था, एग्रीमेंट टू सेल किया था, उसके बाद वहां से कुछ अर्नेस्ट मनी ले ली थी, कुछ पेमेंट भी पार्टी से ले लिया था, लेकिन करार का समय गुजर जाने के बाद भी ना तो आरोपी ने रजिस्ट्रार के पास जाकर उस भूमि की सेल डीड लिखवाई और ना ही शिकायतकर्ता के पैसे वापस किए। तो पुलिस के अनुसार यह एक चीटिंग का या 406 का या 409 का मामला बन गया और इसमें उन्होंने धमकी भी दी थी। तो पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी। आरोपी इस FIR को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने उसको कोई रिलीफ नहीं दिया, तो फिर आरोपी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यह तो उसी प्रकार का मामला है कि पुलिस अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमेशा कानूनी नहीं होते, केस को दर्ज कर लेती है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के कान दो तरह से पकड़े। पहला तो यह चेक किया कि जिन सेक्शंस में यह अपराध दर्ज किया गया है वे कहीं पर फाइल में पूरे होते हुए दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। और दूसरा स्तर सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि जिस कागज के पुलिंदे को उठाए हुए आप घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक चार्जशीट है, क्या उसमें चार्जशीट होने के कानूनी लक्षण हैं? कौन से कानूनी लक्षण? वही जो डब्ल्यू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का PDF मांगा जाता है। वह PDF मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वैशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। सुप्रीम कोर्ट ने इस चार्जशीट को परखा। उन्हें लगा कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है वह इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और क्या किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उसमें कुछ अवयव होते हैं, उसके कुछ हिस्से होते हैं। पहला होता है कि पुलिस आईओ के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा जाता है। दूसरा, वहां पहुंचकर वह तथ्यों का पता लगाता है। तीसरी बात है कि यदि वहां पर आवश्यक हो, कानून के मुताबिक जरूरत हो, तो गिरफ्तारियां की जाती हैं। चौथी बात, उस घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वहां से साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाता है। मौके पर खून पड़ा मिला है, वेपन ऑफ ऑफेंस मिला है, कपड़े फटे मिले हैं, क्या हुआ है, तो इन साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाता है और अंत में यह तय किया जाता है कि इन सब बातों से अपराध का निर्माण होता है या नहीं होता है, और यह पुलिस आयोग अपने विवेक के आधार पर करता है। कोर्ट ने आगे कहा कि सबसे अंत में इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने पर पुलिस आयोग के द्वारा एक सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने फाइनल रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है ताकि मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस ले सकें। यह रिपोर्ट वस्तुतः आयोग के द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसी आयोग के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष होता है। पुलिस आयोग ने इन्वेस्टिगेशन किया, उस इन्वेस्टिगेशन के सारे तथ्यों को देखा, बयानों को देखा, डॉक्यूमेंट्स को देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि इसके आधार पे अपराध का निर्माण होता है या नहीं होता है। होता है तो मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी सक्षम मजिस्ट्रेट है, वहां उस चार्जशीट को फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जैसे नाम है, इनका कहीं भी पूरी सीआरपीसी में कोई स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन परंपरागत रूप से जो सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसे ही चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है। अब चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट के प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 190 या 204 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लेने का अर्थ है कि अपराध का नोटिस लेना। 190 में पुलिस रिपोर्ट के ऊपर आधारित कॉग्निजेंस लिया जाता है और 204 में पर्सनल कंप्लेंट के ऊपर आधारित कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो कॉग्निजेंस का अर्थ हुआ कि यह देखना, यह नोटिस करना कि हां अपराध हो चुका है, और साथ ही यह निर्णय भी लेना होता है कि इस अपराध से निपटने के लिए अब कानून की प्रक्रिया शुरू की जानी है। इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट 200 सीआरपीसी की कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट के मूल तत्वों को देखता है कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को किस विटनेस के द्वारा सपोर्ट किया गया है और किन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा सपोर्ट किया गया है। लेकिन इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट उस एविडेंस की पर्याप्तता को नहीं देखते हैं कि एविडेंस की बात कंप्लेनेंट करता है तो आरोपी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। एविडेंस की बात तो ट्रायल के बाद की जाती है, जब उसका प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। अब सवाल आता है कि जिस समय मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं तो उनके सामने जो चार्जशीट रखी जाती है वह अपने आप में कंप्लीट हो। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत फाइल की गई रिपोर्ट को तभी कंप्लीट कहा जा सकता है यदि उसमें एविडेंस तथा अन्य सामग्री इतनी पर्याप्त हो कि कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेकर ट्रायल शुरू कर सके। एविडेंस इतना हो कि ट्रायल में यदि वह सारा का सारा साबित हो जाए तो आरोपी का अपराध सिद्ध हो सके। चार्जशीट को किसी भी रिकॉर्ड पर अनुपलब्ध एविडेंस के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए कि ऐसा एविडेंस जो फाइल में ना लगा हो उस पर आरोप नहीं टिका होना चाहिए। चार्जशीट में एविडेंस का ट्रायल के जजमेंट की तरह विस्तृत मूल्यांकन भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एविडेंस का मूल्यांकन जज का काम है, पुलिस आईओ का काम नहीं है। कोर्ट ने अंत में कहा कि चार्जशीट में पर्याप्त सूचना उपलब्ध होनी चाहिए ताकि मजिस्ट्रेट अपना आवश्यक कानूनी कदम उठा सकें। और आवश्यक कदम क्या है? कॉग्निजेंस लेना है कि नहीं लेना है, और कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब वह चार्जशीट पूरी होगी, और चार्जशीट तभी पूरी होगी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ हो। तो इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट का कंप्लीट होना और कॉग्निजेंस, ये लगातार एक दूसरे के बाद आने वाली स्टेजेस हैं और मजिस्ट्रेट को लेनी होती हैं। अब पूरी चार्जशीट को देखकर मजिस्ट्रेट को यह तय करना होगा कि कॉग्निजेंस लेना है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश देना है। साथ ही चार्जशीट के प्रोफॉर्मा में सभी कॉलम पूरे व सटीक भरे होने चाहिए। यह क्या है? हर एक चार्जशीट में एक प्रोफॉर्मा आता है जो वहां की राज्य सरकार उसको निर्धारित करती है।
तो उसके अंदर जितने कॉलम दिए गए हैं, आरोपी का नाम क्या है, शिकायतकर्ता का नाम क्या है, जमानती का नाम क्या है, उनका पता क्या है, किन आधारों पर किन किन लोगों ने पक्ष में बयान दिए हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा इस आरोप को पुष्ट किया गया है, ये सारी की सारी बातें उसके अंदर फाइनल चार्जशीट का या फाइनल रिपोर्ट का जो प्रोफॉर्मा होता है, आप सभी ने देखा है, उसके अंदर सभी कॉलम भरे जाने चाहिए। साथ ही इसमें हर एक आरोपी के आरोपित कृत्य का भी सटीक वर्णन होना चाहिए। उसने क्या किया, किस लिए उसके ऊपर आरोप लगा, यह सब बात उसमें लिखी होनी चाहिए। अब सवाल है कि इससे आपका क्या लाभ होने वाला है। हमने जिस डब्लू कुजूर वाले केस का जिक्र किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में विश्वास जताया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश के डीजीपीज को संबंधित केसेस की चार्जशीट भेजी थी कि ये आपके राज्यों से आई हुई चार्जशीट है और इनको जरा देखकर बताइए कि क्या ये आपके मुताबिक ठीक व कानूनी तरीके से सबमिट की गई हैं। कोई चार्जशीट कैसे लिखी जाए और उसको कोर्ट में ट्रायल के लिए कैसे प्रस्तुत किया जाए, उस पर इस डब्लू कुजूर वाले केस में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। सभी व्यूअर्स को वह केस पढ़ना चाहिए और उसकी जो संबंधित वीडियो है, हमने यहां उसका लिंक दिया है, वह आपको देखनी चाहिए। अब इस केस का प्रभाव क्या होगा कि आज के बाद से पुलिस किसी भी चार्जशीट को अपूर्ण रूप से कोर्ट में फाइल करती है, सब वांछित कागजात साथ में नहीं लगाती है, आरोपी का रोल स्पष्ट नहीं करती है या उस प्रोफॉर्मा को ठीक ढंग से नहीं भरती है जो राज्य सरकार ने वहां अनुमोदित किया है, तो आरोपी अब उस केस की क्वैशिंग के लिए पहले हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम्प्लीट चार्जशीट होना अब केस की क्वैशिंग के लिए एक पर्याप्त आधार बन गया है। तो यदि वहां हाई कोर्ट के सामने आर्गुमेंट करने से बात नहीं बनती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, इस केस की नजर सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा सकते हैं। अभी हमने एक केस देखा है जिसमें 420, 406, 409 आईपीसी का पर्चा है। ये संभवतः राजस्थान का एक केस है और पूरे केस में एक भी कागजात पूरी फाइल पर ऐसा नहीं लगा है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आरोपी को प्रॉपर्टी कभी सौंपी गई थी। जब तक आरोपी को प्रॉपर्टी दी नहीं गई है, एंट्रस्टमेंट नहीं किया गया है, तो उसमें सेक्शन 420, 406, 409 आईपीसी के आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं। इस केस ने ऐसी डिफेक्टिव चार्जशीट से छुटकारा दिलवाने का रास्ता खोल दिया है। पंजाब के मुकेरिया की एक चार्जशीट में 302 आईपीसी का आरोप था, लेकिन डेड बॉडी पूरे केस में कहीं भी हासिल नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अब ऐसे किसी भी केस में आरोपियों को फंसाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि हम लोग ऐसी अपूर्ण चार्जशीट को क्वैश कर देंगे। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमसे संपर्क के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजें। आपको आगे की राह वहीं सुझा दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोज में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोज में मिलने तक प्रणाम।